अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल शाह। गुज़श्ता हफ्ते की बात करें तो हमें दो ऐसी बड़ी ख़बरें सुनने को मिली जिनको अगर दरुस्त माना जाए तो शायद आने वाले दिनों में हमें पावर कॉरिडोर्स में कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड तब्दीलियाँ देखने को मिल सकती हैं जो मुल्की सियासत के डायनामिक्स को चेंज कर सकती हैं। एक ख़बर ये सामने आई कि आसिफ अली जरदारी साहब को सदारत से हटाने के लिए कुछ हलकों की तरफ से कोशिशें तेज़ की जा रही हैं, जबकि दूसरी खबर में यह दावा किया गया कि नवाज शरीफ बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के लिए अडयाला जेल जाने का इरादा रखते हैं। इन दोनों खबरों पर हुकूमती मौक़िफ़ की बात करें तो दोनों खबरों पर वज़रा ने तरदीद कर दी। सदर को हटाए जाने पर जब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया कि पहली दफ़ा सियासतदानों, हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के इकट्ठे होने से जिन लोगों को तकलीफ़ हुई है वो ऐसी बातें कर रहे हैं, जबकि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और इमरान खान के जेल में मुलाकात के इम्कान को नून लीग के रहनुमा सोशल मीडिया की इख्तरा करार दे रहे हैं। अब अगर हम इन दोनों ख़बरों को एनालाइज करने की कोशिश करें तो ये ख़बरें ऐसे वक्त में सामने आईं जब सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच के फ़ैसले के बाद पार्लियामान में नंबर गेम में एक बड़ी तब्दीली आई है, जिससे न सिर्फ कानून साजी का अमल आसान हो गया बल्कि आने वाले दिनों में तवक्को की जा रही है कि 27वीं तरमीम भी देखने को मिल सकती है। अब सदर जरदारी को हटाए जाने की खबरों को 27वीं आइनी तरमीम के तनाजुर में देखा जाए तो एक एंगल ये भी है कि शायद ये हाइब्रिड निज़ाम जिसकी ख्वाजा आसिफ ने तौसीक की है, इसकी एक्सटेंशन के लिए सदर के ओहदे में कोई तब्दीली लाई जाए। जबकि एक और एंगल ये भी है कि 27वीं तरमीम जिसके मुतल्लिक ये ख्याल किया जा रहा है कि इसमें कुछ सख्त किस्म की कानून साजियाँ होने जा रही हैं, इसमें पीपल्स पार्टी की बारगेनिंग पोजीशन को कम से कम किया जाए। जबकि नवाज शरीफ और इमरान खान की अडयाला जेल में मुलाकातों की खबरों से भी ये तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि करंट सिस्टम में अगर हुकूमत के साथ कोई एक इत्तेहादी नहीं चल सकता तो वो दूसरा इत्तेहादी भी बना सकती है। इसको तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी और दीगर रहनुमाओं के उन खतूत से भी जोड़ा जा सकता है जो हुकूमत से मुज़ाकरात पर आमादा नज़र आते हैं। एक और इशू जो पाकिस्तान और भारत के हवाले से है जिस पर हम बात करें तो ये कि बिलावल भुट्टो ने अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू देते हुए कुछ ऐसी बातें की हैं जो एक तरह से रैशनल तो हैं लेकिन मौजूदा पाक भारत ताल्लुकात के सिनेरियो में काफ़ी हैरान कुन भी हैं। इंटरव्यू में जब मुंबई हमलों और उनके मुल्ज़िमान को हिंदुस्तान के हवाले करने की बात हुई और बिलावल भुट्टो से सवाल किया गया कि क्या बतौर खैर सगाली हाफिज़ सईद और मसूद अज़हर को भारत के हवाले करना मुमकिन है, तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान दहशत गर्दी के मामले पर जामे मुज़ाकरात हों तो पाकिस्तान को इन मामलात पर कोई एतराज़ नहीं होगा। अब बिलावल भुट्टो की इस बात पर खुसूसन तहरीक इंसाफ ने बहुत तनकीद की, इसको कौमी सलामती के मुनाफी करार दिया। लेकिन बिलावल भुट्टो जिन्होंने सिफारती वफ्द की नुमाइंदगी की, क्या उनकी तरफ से ये बयान भारत के हवाले से पाकिस्तान के बयानिए में कोई तब्दीली का इशारा है? इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आमिर इलियास राना साहब, आमिर ज़िया साहब और अतर काज़मी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का एक अलमिया ये है कि सस्पेंस जो है वो ख़त्म नहीं होता कभी। ओवर द वीकेंड जो ख़बर हम सुन रहे थे वो आसिफ अली जरदारी साहब से मुतल्लिक है और चाहे आज़ाद सैयद साहब हों या दीगर जो सहाफ़ी हैं वो ये शुबा ज़ाहिर कर रहे थे कि कोई तब्दीली आने वाली है और उनके ख़िलाफ़ साजिशों का आगाज़ हो गया। क्या कन्फर्म कर सकते हैं आप? आपको भी ऐसी कोई ख़बर मिली कहीं से इस्लामाबाद में? देखें, खबर देने वाले की अपनी जिम्मेदारी है अपनी खबर की, और ज़ाहिर खबर दी गई उसके ऊपर गॉसिप भी शुरू हो गए। टीवी चैनल्स ने वीकेंड पे ही अपने अपने प्रोग्राम भी कर लिए और आज वीकेंड के बाद आपके साथ भी इसी पे गुफ्तगू हो रही है। और फिर बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी कुछ होता है तो कोई बात की जाती है, और एजाज सैयद को क्या पड़ी हुई थी कि वो गलत खबर दे दें, यही तज्ज़िया आ रहा है ना जी। हम उसी के ऊपर बेस करते हुए बात करते हैं कि जी देखें, जो उम्र है आसिफ अली जरदारी साहब की और जिस तकलीफ़ में जिस तरह उन्होंने जेलों में भी टाइम गुजारा है और जो कैफियत हमें अब भी नज़र आती है, तो यार लोगों ने उसके ऊपर भी समझा। लेकिन ये जो कहानी जिस बुनियाद पे बनाई जा रही है मेरी समझ से बाहर हो रही है। हो सकता है ये कल को ठीक हो जाए, लेकिन अभी कोई चीज़ ऐसी है नहीं कि आप आसिफ अली जरदारी को घर भेज के लाना किसको चाह रहे हैं। मतलब मैं आपको ज़रा खुल के कहूँ, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जी वो फील्ड मार्शल को ही सदर पाकिस्तान बना दिया जाएगा, आईनी तरमीम कर ली जाएगी, फलां होगा। इस वक्त तो सदर पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार नहीं है, और दूसरा इख्तियार अगर किसी के पास ओरिजिनल है तो वो प्राइम मिनिस्टर है।
और वो इंजॉय कर रहे हैं अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप को आर्मी चीफ के साथ हर चीज़ में रिलेट करके, बात करके, मिल के। और अभी आपने और हमने प्रेस रिलीज देखी है फील्ड मार्शल की, आर्मी चीफ की, NDU में खिताब की, जहां उनका मेन मौजू ये था कि इंडिया को हम किस तरह का जवाब देंगे अगर अब कोई ऐसी हरकत हुई, चाहे वो बंदरगाहों पे हो, हवाई अड्डों पे हो, ज़मीन पे हो, कहीं पे भी हो, हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन साथ उसमें ये था कि सिविल मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ाया जाएगा। तो वो बात वहीं जा रही है कि जो इस वक्त शहबाज शरीफ लगे हुए हैं कि किसी भी तरह रखना अंदाजी ना आ सके, बीच में कोई गैप ना आए, और जो मिलजुल के सिक्योरिटी और इक्तसादी मामलात पे बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं उसको आगे लेके जाएं। उस दौरान ये खबर आ गई जिस पे आप मुझसे तबसरा मांग रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई कहीं पे भी इस बात की ये ऐसी बात हो रही है कि सदर साहब को हटा के किसी और को लाया जाए। मैंने तो खुल के कहा ना कि उनको लाना है। अगर उनके आने का मतलब इख्तियारात है तो वो मार्शल लॉ ही हो सकता है। आप उसको कोई भी दूसरी बात कहें, फिर आप हाइब्रिड भी नहीं कह सकेंगे, कुछ भी नहीं कह सकेंगे। और अदरवाइज कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि जी प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत बोझ है, एक ऐसा सदर होना चाहिए जो बहुत मुतहर्रिक हो, जो काम कर सके। लेकिन जो हमारी जमहूरियत है, जिसको जो भी नाम मर्जी दें, उसमें सदर मुमलिकत तो बिल्कुल ही सिंबॉलिक है। बिल्कुल उनके पास तो कोई चीज़ ना होती है ना कभी हुई, चाहे वो ममनून हुसैन मरहूम थे, चाहे आसिफ जरदारी पहले सदर थे या अब सदर हैं। आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी के सब कुछ होते हुए अहमियत इख्तियार कर जाते हैं। ममनून हुसैन तो वो भी नहीं कर सके थे ना, कि वो सिर्फ तालीम को देखते थे। आरिफ अलवी को हम देखें तो उन्होंने हेल्थ, चूंकि वो डेंटिस्ट थे, तो उन्होंने हेल्थ के प्रोजेक्ट्स को पकड़ा हुआ था। मुख्तलिफ इशूज़ वो प्रेसिडेंसी में डील किया करते थे। उनकी तरजीहात थी कि वो उसके ऊपर ही बातचीत के लिए साफियों को भी मदऊ कर लेते थे कि आज ये इशू है, आज ये इशू है। मुझे नहीं हो रहा कि इस तरह की कोई बात हो रही है। ठीक है, मतलब आपकी जो कैलकुलेशन के लिहाज से रैशनल नहीं आपको लगता ये। काज़मी साहब, इसकी फिर स्पेस क्या है? जिस तरह राना साहब ये बात कर रहे हैं कि फिर ये सेलिब्रेटरी ओहदा है, और अगर इसमें जरदारी साहब को रिप्लेस भी कर दिया, क्या ही पर्पज़ होगा उसका? मोहसिन नकवी साहब ने कहा पहली मरतबा सियासतदान हो, हुकूमत हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, वो सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, इसीलिए लोगों को तकलीफ़ हो रही है और वो ऐसी खबरें फैला रहे हैं। क्या तज्ज़िया है आपका इस पर? देखिए, जहां तक सदर मुमलिकत के ओहदे वाली बात है, वो तो 100% बिल्कुल दुरुस्त बात है कि उस ओहदे के पास कोई ऐसा इख्तियार तो है नहीं है कि इंडिपेंडेंटली सदर मुमलिकत जो रोज के जो अमूर हैं हुकूमत के, उसके अंदर वो कोई फाल किरदार अदा कर सकें। तो एक तरह से एक ऐसा ही ओहदा है कि उसमें किसी को भी बैठा दिया जाए तो वो क्या पूरे मुल्क के मामलात को वो चला सकेंगे? वैसा मुझे तो इस करंट सिचुएशन में नहीं नजर आता। हाँ, अगर कोई तरमीम आती है, कोई निज़ाम तब्दीली की बात हो रही है, पर क्या वो इतना आसान होगा? तो टू बी ऑनेस्ट वो तो अभी तो यही लगता है कि फार फेस्ट आइडिया है। लेकिन ये खबरें आती हैं तो ये खबरें आ रही किस साइड से हैं और कौन ये खबरें दे रहा है? कौन ये सहाफियों को बता रहा है कि जी कोई मामला ठीक नहीं है? कौन ये कह रहा है कि जी मामला आगे चल के इस तरफ जा सकता है, जरदारी सब माइनस हो सकते हैं, या फलानी चीज के ऊपर हुकूमत को ये तहफुजात हैं? तो खबरें अगर आ रही हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुफ्तगू तो हो रही है। हो सकता है पीपल्स पार्टी वालों के कोई तहफुजात हों। अब ये तो नहीं हो सकता कि एजाज सैयद साहब की अब जो सोर्स है वो तो उनको ही पता होगा, लेकिन मुझे लगता यह है कि सोर्स सियासी साइड की है, और सियासी साइड ये बता रही है कि जी जरदारी साहब के खिलाफ साजिशें शुरू हो गई हैं। तो इसी तरीके से कुछ और भी इस तरह की खबरें इस्लामाबाद में। ये एंगल भी हो सकता है कि चूंकि नंबर गेम अब चेंज हो गई है ईवान के अंदर, तो इतनी रिलायंस नहीं रही पीपल्स पार्टी पे, तो हुकूमत सोच सके कि अगर हम रिप्लेस करें इस सौदे को तो इतना फ़र्क तो हमें नहीं पड़ेगा। ऐसा भी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। बिलावल साहब को एक मुतहरिक ऑपोजिशन लीडर के तौर पे सामने लाने के लिए जरदारी साहब को हटा दिया जाए और हुकूमत जो है अपना कोई सदर ले आए। लेकिन क्या इस वक्त हुकूमत इस तरह करेगी? वो मुझे होता हुआ टू बी ऑनेस्ट नजर नहीं आ रहा कि अभी जरदारी साहब को तब्दील करके हुकूमत किसी और को सदर बनाएगी। लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जो गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों से इस्लामाबाद की मुख्तलिफ महफिलों में अगर आप बात करें तो लगता यह कि वो जो बहुत ज्यादा सेलिब्रेटेड 1 पेज है, जिसके हवाले से मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा कि लोगों को तकलीफ हो रही है और पहली दफा एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदान मिल के काम कर रहे हैं, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई मसला है जो खबरें इस तरह की आ रही हैं।
ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि कोई सब्सटेंस है तो फिर ये खबर फैली है। आमिर ज़िया साहब, ये जो खबर के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि जरदारी साहब के जाने के हवाले से स्पेकुलेशन शुरू हो गई हैं, अब इसमें ये कोई ट्रेड ऑफ भी हो सकता है कि बिलावल साहब के लिए रैली किया जाए और पीपल्स पार्टी कुर्बान कर दे अपने सौदे को, या फिर किसी एक्सटेंशन के ज़रिए भी ये पॉसिबिलिटी है। मुझे याद है जब तहरीक इंसाफ के दौर में सदारती निज़ाम के आर्ग्यूमेंट होते थे तो उसका जवाब हम यही दिया करते थे कि इस मौजूदा आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है कि आप एक आइनी ओहदे को इतना एम्पावर कर दें कि वो वज़ीर आज़म को सुपरसीड कर जाए, अनलेस वो 58(2)B जैसी चीज़ें वापस ना आ जाएं। तो ये हो किस तरह सकता है, मतलब बेसिस क्या हो सकती हैं इसकी, कुछ समझ आती है आपको? मुजम्मिल साहब, जहाँ तक मंतक का ताल्लुक है तो मुझे मंतकी एतबार से बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि बेशक नून लीग को साद अक्सरियत कौमी असम्बली में मिल गई है, ये जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है उसके बाद, लेकिन उसके बावजूद जो है ये बड़े फ्लिमजी ग्राउंड पे, नाजुक ग्राउंड पे खड़ी है ये हुकूमत। और ये पीटीआई जैसी कहते हैं फाल मुतहर्रिक किस्म की हिज़्ब इख्तिलाफ का उसको सामना है, वो बेशक वो इतना अभी दबाव नहीं डाल पा रही, लेकिन एक पोटेंशियल वहां पर है चैलेंज। तो वो क्यों एक महाज जो है वो खोलना पसंद करेंगे नून लीग अपने इनिशिएटिव के ऊपर, और इनमें कंट्रडिक्शन की वजह क्या है, मतलब क्यों करेंगे ये ऐसा, ये समझ में ना आने वाली बात है। और जाहिर है कि पीपल्स पार्टी मुतमईन सिंध के ऊपर उसकी एक मतलब है, एक उसका हल्का असर है, पूरी तरह उनकी गिरफ्त में है, जो चाहे वो कर रहे हैं, सियाह करें सफेद करें, बिल्कुल हो रहा है वहां के ऊपर। तो सिंध उनके पास है, उनके पास आईनी ओहदे भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, और वो बड़ी आइडली प्लेस्ड हैं, क्योंकि वो हुक्मरान इत्तेहाद के हिस्सा भी, हुकूमत की जो भी तनकीद है जो उस पर होती है उससे भी बच जाते हैं, कहते जी ये काम तो उन्होंने किया, हालांकि वो गले गले उनके साथ होते हैं। बस अभी तो बहुत ज्यादा क्यास सराहियां हैं और हमारी मुल्क में कि जहाँ पर मतलब है कि बहुत सारे जेन्युइन इशूज हैं, उस पर एक नॉन इशू को एक खड़ा किया जा रहा है कि अगर फर्ज करें कि आप जरदारी साहब को हटाते हैं तो उसके बदले उसको पीपल्स पार्टी को क्या देंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर पीपल्स पार्टी को नाराज करते हैं तो उस नाराजगी की इतनी बड़ी क्या वजह है, उसकी क्या अफोर्ड कर सकती है नून लीग इस वक्त के, जनाब उस पर सिर्फ पंजाब में हुकूमत है और उसको सब मुखालफत का सामना है, तो मैं इस चीज को बहुत ज्यादा संजीदा नहीं लेता। लेकिन आमिर ज़िया साहब, लेकिन डिनाइल उस तरह से, मतलब अगर निज़ाम की हम बात कर लें, ख्वाजा आसिफ साहब के ये कहने के बाद कि हाइब्रिड निज़ाम जो है इट इज़ परफॉर्मिंग वंडरफुली, तो इसका मतलब तो ये है कि लचक तो है वहाँ पर, वो इतना स्ट्रिक्टली डिफेंड नहीं कर रहे कि पॉलिटिकली करेक्ट हमें होना पड़ेगा हर वक्त। देखिए, पॉलिटिकली करेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बात यह है कि ये हाइब्रिड निज़ाम में कौन कौन है। हाइब्रिड निज़ाम में मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है और इस मुल्क की जो सियासी स्टैब्लिशमेंट है, वो सियासी घराने जिन्होंने बरस पे यहाँ पे रूल किया, जो हमारी इशराफिया हुक्मरान इशराफिया, तो उनका जो है इत्तेहाद है, तो इसलिए वो बड़ा फाल तरीके से चल रहा है। और कल तक हम सुना करते थे पीटीआई के दौर में कि जी फौज और पीटीआई एक सफे पर है, उस बारे में तासुर ही दिया गया था कि सियासतदान और फौज जो है वो एक सफे पर है। उससे पहले मुशर्रफ साहब के दौर में भी काफली और पेट्रियट जो होते थे बहुत सारे फौज के सफे पे हुआ करते थे, तो सफे में जो है वो इत्तेहादी बदलते रहते हैं उस पर। लेकिन देखें, जो एक चीज मुस्तकिल है वो होता है कि जी स्टैब्लिशमेंट का किरदार, और स्टैब्लिशमेंट अपनी जरूरतों के तहत जो है वो सियासी लोगों के साथ इत्तेहाद करती है, उनसे इत्तेहाद तोड़ देती है और उसमें उनके एक अपना कैलकुलेशन होती है। तो अगर कोई ये समझे कि बड़ी दायमी किस्म की दोस्ती है और दायमी किस्म की दुश्मनी है, तो ये मेरे ख्याल में हमें खुरश के निकाल देना चाहिए, क्योंकि फौज में भी आप देखिए चीजों को रीअसेस किया जाता है। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। राना साहब, आपकी तरफ आता हूँ। ये आप इससे पहले वैसे रूल आउट तो कर चुके हैं 27वीं तरमीम के बारे में, लेकिन वो खान साहब अपने दौर में कहते थे ना कि बिल पास करवाने के लिए एजेंसीज़ को फ़ोन करने पड़ते थे, मैं करना बहुत कुछ चाह रहा था लेकिन निज़ाम ने मुझे अलाउ नहीं किया। इस करंट गवर्नमेंट का जो नंबर गेम अभी चेंज हुआ है, इसके बाद इनके लिए तो एक फ्री वे है ना, अगर इन्होंने कोई तरमीम लानी भी है तो फिर हम कैसे ये इतना श्योर हैं कि 26वीं के बाद 27वीं तरमीम नहीं आ सकती ऑफ एनी सॉर्ट? देखें, दो चीज़ें शाह साहब पहले हुई हैं। एक, नंबर गेम चेंज हुई है तो जरदारी को रिप्लेसमेंट करने की बात हो सकती है। अतर साहब कह रहे थे, दो बातें कही उन्होंने। पहली बात तो यह है कि जब ये नंबर गेम चेंज हुई और प्राइम मिनिस्टर से उनके करीबी लोगों ने कुछ ने बात की कि जी देखें अब हमें थोड़ा सा ना पीपल्स पार्टी को देखें कि अब हमारे पास कंफर्टेबल, क्योंकि देखें सादा अक्सरियत पीएमएलएन के पास नहीं है, लोग बड़ी आराम से बात कर देते हैं।
अभी तक 127 और 129 ही है ना, 2 सीटें अगर और भी वो नहीं थी, 127 ही सीटें है ना, तो मैजिक फिगर वो तो नहीं है ना सादा अक्सरियत के लिए। तो आपको हर सूरत में अपने इत्तेहादियों पे चलना है। लेकिन मैं आपको प्राइम मिनिस्टर का जवाब बताता हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने सख्ती से तंबीह की कि इस पर कोई गुफ्तगू नहीं होगी, हम इकट्ठे आए हैं, हम इकट्ठे जाएंगे। आपको जवाब एक तो जरदारी साहब वाला दे रहा हूँ, एक पीपल्स पार्टी का दे रहा हूँ कि हर सूरत में हम साथ लेके चलेंगे। फिर डार साहब ने भी पीपल्स पार्टी के बारे में कहा। बिलावल भुट्टो खुद डेलीगेशन को लीड कर रहे थे दुनिया में, जो हमारे मौक़िफ़ को लेके चला था। अब आप आगे आ जाएं कि जो 2-3 हफ्तों की बात अतर साहब ने ही कही कि जी वो गॉसिप चल रही हैं या गपशप हो रही है कि जी सेम पेज। मैं आपको अपनी मालूमात की बुनियाद पर कहता हूँ कि जी कतन किसी किस्म के सेम पेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आया हुआ। और इसलिए कहूंगा कि इस पेज में प्रॉब्लम आएगा, सबसे पहले साफियों को पता चल जाएगा। कोई लंबी चौड़ी साइंस सीक्रेट नहीं ढूंढनी, सबको पता चल जाता है कि इस वक्त पेज में प्रॉब्लम है। तो अभी मैंने जैसे एनडीयू के खिताब का भी कहा, और फिर ये जो 2/3 अक्सरियत, सादा अक्सरियत और ये सब चीज़ें मुनसर हैं हालात पे। एक तो मैंने पहले भी कहा कि जिन लोगों की बात करके 27वीं तरमीम की जा रही है वो कह रहे हैं हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ को छेड़ने की। अच्छा, अगर आप सोचते हैं बिलफर्ज हम इस पे ये चूंकि फर्ज किया पे है ना कि 18वीं तरमीम फौज की जी ख्वाहिश थी, जनरल बाजवा बड़े खिलाफ बोला करते थे, तो क्या पीपल्स पार्टी के सेनेटरों के बगैर आप पीपल्स पार्टी के एमएनएज के बगैर 18वीं तरमीम में कोई तब्दीली कर सकते हैं? मतलब इस सवाल का जवाब चाहिए होगा। दूसरे, जो 26वीं तरमीम में से चीज़ें निकाली गई मौलाना फजलुर रहमान के बकौल के हमने डंग निकाल दिया और पीटीआई साथ थी, जो अब पीटीआई बिल्कुल मुकर गई है कि नहीं हम तो थे ही नहीं साथ, हम तो मुशावरत में ही नहीं थे। तो उसके अलावा अगर आपको कुछ करना है जेयूआई के बगैर, तो 21 जुलाई का जो केपी में सेनेटरों का इंतखाब होने जा रहा है उसमें आप और हम देखेंगे कि कैंडिडेट कितने ज़्यादा इजाफी आ रहे हैं। अच्छा। पीटीआई के कोटे की सीटों के अलावा उम्मीदवार किस किस जमा पीटीआई के मुकाबले में नून, पीपल्स पार्टी और जेयूआई अपने कोट, क्योंकि अगर ये मुत्तहिद हों तो 54 के साथ 3-4 सीटें बनती है ना, तो वहां भी। और अगर इन्होंने माजी के हिसाब से देखे हुए वहां पे अगर 35 लोग जो आज़ाद हो गए हैं वो ओपनली जब आएंगे तो अदम एतमाद की बात होगी, लेकिन सीक्रेट में तो 35 के अलावा भी आ सकते हैं ना जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से आज़ाद हुए हैं। पहले भी वो पीटीआई के कैंडिडेट वोटर एमपीए होते थे और वो वोट दूसरी जमातों को करते थे, और इमरान खान उन्हें फिर बाद में टिकट नहीं दिया करते थे कि चेक करके कि ये वो लोग हैं जिन लोगों ने गद्दारी की है। ठीक है, ये सारी बात उस पर बेस करती है, लेकिन फिलहाल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की और मुल्क की सियासत के लोगों की जो हुक्मरान हैं उनकी तरजीह दो हैं, एक पाकिस्तान की सिक्योरिटी और दूसरे इक्तिसादी मामलात। इन दोनों को राना साहब इस पे आमिर ज़िया साहब ने भी जो बात की है ना वो यही है कि ओवरनाइट अगर पॉलिसी तब्दील हो जाए, पहले तो किसी को मालूम नहीं होता। 2022 के आगाज़ में शायद कोई एनालाइज नहीं कर रहा था कि 10 साला प्लान की जो बातें हो रही हैं वो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से ख़त्म हो जाएगा सारा। तो हाउ कैन वी से कि अभी ये इतनी लॉन्ग टर्म है पॉलिसी जो हम जिसको एनालाइज कर रहे हैं? नहीं 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 वो आमिर साहब की, आमिर ज़िया साहब बड़े मोहतरम है, उनकी राय जिस दिन DGISI के ऊपर डिफरेंस हुआ, PM हाउस से ज़राए से खबर चली कि ये DGISI की तकरीरी हमने नहीं की, सबको पता लग गया था कि 1 पेज फारिग हो गया। ये बाद में इंटरव्यूज आए ना लोगों के कि ख्वाजा आसिफ के पास फलाना चला गया, फलाना चला गया, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं ना कि जब डिफरेंस शुरू होता है वो पहले दिन ही इतला आ जाती है। कैसे इतला आई कि जनरल बाजवा ने जाके अपने DGISPR से कहा कि ये दे दें कि हमने फलाने बंदे को नदीम अंजुम को लगा दिया DGISI, तो PM हाउस हरकत में आ गया कि हमने नहीं दी इजाजत। फिर 1 महीना लग गया उस सारे को काम को करते हुए, और दोबारा वही नदीम अंजुम साहब ही आ गए ना ISI के चीफ, और जनरल फैज को जाना पड़ा, लेकिन जाना किसको पड़ा? इमरान खान को। पब्लिक हो गई थी बात ना, गॉसिप शॉसिप खत्म हो गए थे। ये डिफरेंस इस किस्म का कभी भी फिर पार नहीं चढ़ा करता। फिर वो होता है जो अदम एतमाद की सूरत में हुआ कि आपका एतमाद खत्म हो चुका था एक दूसरे से। ठीक है, काज़मी साहब आप भी यही समझते हैं कि ये जिस 1 पेज की अभी आप बात कर रहे थे अपने पिछले कमेंट में, फ़िलहाल तो 1% भी कहीं से कोई वल्नरेबिलिटी, कोई कमज़ोरी उसमें नहीं दिखाई दे रही। ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात हों, शहबाज शरीफ साहब के हों, वो यही सिग्निफाई कर रहे हैं ना कि वो कॉन्फिडेंट हैं बिल्कुल कि फ़िल वक्त हमारे अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं है।
अच्छा, एक तो ये है कि मैं नहीं कहा कि नून लीग जरदारी साहब को चेंज करना चाहेगी। हाँ, बिलावल को लॉन्च करने के लिए पीपल्स पार्टी अगर अपना कोई इस तरह का कोई प्लान बनाना चाहती है तो हो सकता है नून लीग उसमें ताउन करे, फिलहाल तो वो इकट्ठे चलेंगे। जहां तक एक पेज की ताल्लुक है, देखें नदीम अंजम साहब की जो अपॉइंटमेंट थी वो तो 2021 के आखिर में आके सारे मामला सामने आए ना। 2019 में ही आपके मौजूदा वजीर दिफा ने बताया कि जी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तो हमसे मिल रही थी और वो इनको फारिग करने के लिए तैयार थे। वो ये कह रहे थे पहले पंजाब, लेकिन भाई ये बताया कब? अब बताया जब इख्तियार में आ गए। सॉरी आपको कट कर रहा हूं बीच में। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जनाब ये तो उन्होंने 2019 में ही एक पेज खत्म हो चुका था। ये कोई आम बंदा नहीं, बल्कि ख्वाजा आसिफ खुद बता रहे हैं कि मेरी इस जनरल से मुलाकात हुई जिन्होंने कहा कि पहले पंजाब में हुकूमत को फारिग करो, बाद में आपको सेंटर भी हम दे देंगे। और उस वक्त पीटीआई वाले सीना ठोक के कहते थे कि जी 1 पेज है और अगले 10 साल तक हमारा कोई मसला ही नहीं है। तो वही मैं अर्ज कर रहा हूं कि 1 पेज जब यहाँ पे खत्म होता है तो वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी एक ट्वीट या उससे नहीं होता, वो बहुत पहले मामलात अंदर शुरू हो चुके होते हैं। तो जब वो खत्म होगा, जब चीजें सरफेस पे आएंगी, उस वक्त तक तो पेज को आग लग चुकी होती है। लेकिन काज़मी साहब आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसका मुतबादिल की अगर हम बात कर लें, देखिए नवाज शरीफ साहब ने अगर आना होता तो वो तो फिर 8 फरवरी के बाद ही नज़र आ जाते हमें। बाकी जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उसकी सूरत हाल भी आपके सामने है। तो फिर हम यही तसव्वुर करें कि वाहिद अल्टरनेटिव फिर यही है कि पीपल्स पार्टी से बिलावल साहब को कंटेंडर के तौर पे देखा जाए। नहीं, मेरे ख्याल में जो इंग्रेस है इस्टेब्लिशमेंट की निज़ाम हुकूमत के ऊपर, उसमें हम मजीद वो देखेंगे कि वो आपका जो ये स्पेस है जो सियासतदान अपनी दिन ब दिन छोड़ते जा रहे हैं, वो अब किस हद तक छोड़ते जाएंगे, कहां तक जाएंगे। अभी आप देख लेना 2022 में जितनी स्पेस थी, क्या 2025 में उतनी है या उससे कम हो गई है, वो हमारे सामने है। तो मुझे नहीं लगता कि बिलावल साहब को शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले पे लाया जाएगा। ठीक है आमिर ज़िया साहब, ये जो टर्म यूज़ की है काज़मी साहब ने, वो लॉन्च करने की है कि बिलावल साहब को अगर लॉन्च करना हुआ तो ये तो लूज़ लूज़ गेम नहीं हो जाएगा कि अगर 2-2.5 साल के इक़्तिदार के लिए बिलावल साहब आ जाएं, तो इससे बेहतर ये नहीं है कि वो अगले 5 साल के लिए अपना जो ग्राउंड है उसको हमवार करें कि इन कंपैरिजन टू अभी शहबाज शरीफ साहब का छोड़ के जाना और उनका आ जाना। मुझे साहब दिलचस्प बात यह है कि बिलावल साहब को लातादाद बार जो है लॉन्च और रीलॉन्च किया गया है। और मुझे नहीं पता कि अब किस तरह से फिर रीलॉन्च किया जाएगा, वो कितनी बार रीलॉन्च होंगे। तो बस होता है एक ही बार आदमी दूल्हा बनता है, आगे सियासत के अंदर अब आपको नहीं एज अ प्राइम मिनिस्टर लॉन्च नहीं हुए गालिबन, मतलब ये था काज़मी साहब का। अच्छा सॉरी, मैंने जो कहा था, मैंने अर्ज की थी कि एज ए ऑपोजिशन लीडर, एज ए ऑपोजिशन के सियासतदान के, ताकि वो इस हुकूमत को छोड़ दें और ऑपोजिशन करें। जी आमिर ज़िया साहब, असर का बड़ा मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट, जब क्योंकि न्यायसाराई हो रही तो असर का अच्छा नुक्ता नजर है, ये मजेदार एक पॉइंट है। लेकिन मैं फिर वही अर्ज करूंगा कि इस वक्त जो है ये सेटअप को अपसेट नहीं करेंगे, एप्पल कार्ड को अपसेट नहीं करेंगे। और आप कहते हैं बासमती लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं लेकर आ सकते। आप ये नहीं कर सकते कि जी आप उनके साथ भी हैं, उस निजाम को आपने संभाला हुआ भी है। पाकिस्तान के वहां इतने मेरे ख्याल में सादा मासूम नहीं, पीपल्स पार्टी को भी सूट नहीं करेगा। उनको ये अरेंजमेंट अभी चलता हुआ मुल्क के लिए मुनासिब है। कोई अगर कोई ये समझे कि जी बिलावल को रीलॉन्च करके पीटीआई को धकेल के उनको जो है एक बतौर ऑपोजिशन लेकर आए, यानी कि हिज़्ब इक़्तिदार भी आपकी और हिज़्ब इख़्तिलाफ़ भी आपकी जेब में हो, तो मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं होगा। लेकिन स्कूल में कुछ भी हो सकता है, हो जाए ऐसा। लेकिन मैं नहीं समझता कि जो है ठीक है। और आमिर ज़िया साहब जो आमिर इलियास राना साहब कह रहे हैं, वो सेनेट का जो नशिस्तें हैं केपी से, उस पर क्या होता हुआ देख रहे हैं आप? अच्छा, वो मैंने मेरे ख्याल में आमिर साहब का जो आमिर इलियास राना साहब को पॉइंट मिस किया। देखिए सेनेट की निश्चितों के ऊपर आप देख रहे हैं कि इन पार्टीज में आपस में हो रहा है कि जी हमें ज्यादा मिल रही है, हमें कम मिल रही है। और उसपे एक कहते हैं ना, माले मुंह दिले बेरहम है, हर आदमी चाहता है कि उसको ज्यादा हिस्सा मिले। लेकिन अपनी, मैं तो उस बात का कायल हूं कि अपनी बुनियाद में ये फैसला जो है मुतनाज़ा फैसला है और ये इंसाफ के मुनाफी फैसला है। राना साहब, ये अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि आज सिर्फ रूमर्स पे ही गुफ्तगू करनी पड़ रही है आपसे। लेकिन एक और रूमर जो हमने देखा वीकेंड पे, वो यही था कि नवाज शरीफ साहब ने ये प्लान कर लिया है कि वो अडयाला जेल जाकर खान साहब से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे उनसे। वो 2012 के धरने के बाद भी एक मरतबा उन्होंने कहा था, मैं नंगे पाँव जाने के लिए तैयार हूँ, चल के बनी गाला। अब आकर आपको लगता है कि कोई सब्सटेंस है इस बात में कि क्या ज़रूरत पेश आ जाएगी ये करने की? इरफान सदीकी साहब ने डिनाई कर दिया, उन्होंने कहा दरवाजे तो खान साहब खड़का रहे हैं हर जगह जाके।
देखें, PMLN के बहुत सारे लीडरों ने इस पर तबसरे कर लिए। खबर हमारे दोस्तों ने दी, उसको छोड़ के हम इसके हकायक पे तज्जिया करते हैं। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि इस मुल्क में अमन अमान भी ठीक रहे, सियासत भी ठीक रहे, तो वो चल के बनी गाला इमरान खान के पास चले गए और वहाँ पे गुफ्तगू हुई और कोई अपोजिशन लीडर के पास जाता है वज़ीर आज़म और तय करके गए, कोई अचानक नहीं गए थे कि दरवाज़ा खड़का दिया कि मैं आ गया हूँ दरवाज़ा खोलो। वहाँ उन्होंने सड़क भी ली अपने इलाके के लिए जो उनके घर की तरफ जाती थी, वो बाद में बेशक घड़ी से सेट कर दी उन्होंने कि मैंने तो घड़ी से बेच के बनाई और सब कुछ किया, लेकिन बतौर वज़ीर आज़म उनकी ये जिम्मेदारी थी और होनी चाहिए हर वज़ीर आज़म की कि मामलात जो हैं सियासी तौर पे ठीक होने चाहिए। जैसे शहबाज शरीफ ने 2-3 दफ़ा ऑफ़र की और हर दफ़ा उसको उमर अयूब इंतहाई हतक अमेज़ लहजे में जवाब देते थे। इस दफ़ा जब उन्होंने बैरिस्टर गौर से कही कि उस दिन उमर अयूब मौजूद नहीं थे जब प्राइम मिनिस्टर आए हैं, और कि भाई बातचीत बनाएं, इसी से रास्ता बनेगा, जिसको वो अडियाला जेल पिछले मंगल नहीं की तो कल मुलाकात फिर शमशीर खान की होनी है, उसमें उन्हें शाह महमूद कुरैशी और बाकी असीरान के ख़त का भी जवाब देना चाहिए खान साहब को कि पब्लिक ख़त हुआ है, कोई वो खुफिया ख़त नहीं था कि किसी ने निकाल लिया। PTI ने खुद जारी किया कि ये हमारे असीरान की राय है कि गवर्नमेंट से बात होनी चाहिए और हतक अमेज़ लहजा भी नहीं होना चाहिए। तो दोनों तरफ से गुफ्तगू आई, फैसला खान साहब करेंगे। अब ये जो बात हो रही है ना कि नवाज शरीफ अडियाला जाएंगे, ये मेरा ख्याल है लोगों ने सोचा चलो कुछ भी नहीं है तो हम यही छोड़ दें, ऐसी कोई बात नहीं थी। नवाज शरीफ अपनी पार्टी में नहीं मुतारिक हो रहे प्रॉपरली, वो सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से मुशावरत में है। या मैं ये कई दफ़ा कह चुका हूँ कि जब इंडिया पे हमले का जवाब देना था उससे पहले आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर और नवाज शरीफ थे 2-3 घंटे PM हाउस में। ये वाहिद मीटिंग है जिसमें वो शरीक हुए वफाकी सतह की। अच्छा। बाकी वो सिर्फ सूबे पे बेटी को बताते हैं, चाहे घर पे बताएं या 1-2 मीटिंग्स उन्होंने रायविंड में MPs की भी की, लोगों को बुलाया भी, इजलास में शो भी किया कि ये काम होने चाहिए। तो इमरान खान के लिए किस लिए यार लोगों ने कहा चौधरी निसार चले जाएंगे, कहा ना कि जी वो चले जाएंगे। भाई किस चक्कर में चले जाएंगे? वो बीमार थे, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म से इजाज़त लेके, अपने वज़ीर आज़म यानी नवाज शरीफ से इजाज़त लेके और फिर उनकी इयादत करके आए कि एक 40 साल दोस्ती है, उसमें भी लोगों ने कर दिया। तो चले अच्छा है, अब और कुछ नहीं है तो यही करें। लेकिन जो लोग समझते हैं कि 27वीं तरमीम है या इमरान खान की इंपॉर्टेंस इस सेंस में है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ये सोच रही है, तो जवाब वहाँ से ये है कि वो अडियाला जेल में हैं, उस अभी केसेस चलते रहेंगे, वहां पे मौजूद हैं, जो भी फैसला होगा अदालतों में होगा। हमारी फिक्र इक्तिसादी मामलात और डिफेंस मामलात पे है, इसके अलावा हमारी सोच विचार नहीं है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। आमिर साहब, ये एक तो इस खबर पे भी तबसरा कर दीजिए कि नवाज शरीफ साहब के जाने का इम्कान अडियाला, और दूसरा ये कि अमीर मुकाम साहब कहते हैं कि सियासत में कोई हरफ़े आखिर नहीं होता। ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि KP में अपोजिशन को तकरीबन 22 नशस्तें चाहिए और उसके बाद वहाँ भी पॉलिटिकल चेंज आ सकता है। तो आपको लगता है कि एक सूबा जो फ़िलहाल PTI का फोर्ट्रेस है वो भी चैलेंज हो सकता है, वो भी लिया जा सकता है उनसे? देखिए, पहले तो नवाज शरीफ वाले बात पर आते हैं ना। असल में मामला जो इमरान खान का तय होना है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ होना है, और मैं नहीं समझता कि मतलब एक इतना ड्रामेटिक आप कहेंगे कि जी नवाज शरीफ साहब उठ के चले जाएंगे, गले मिलेंगे और मसला हल हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। फिल्मों में हो सकता है लेकिन हकीकी दुनिया में नहीं होता। और आपको पता ही है कि मतलब है कि जो भी इस वक्त मतलब है PTI के इशूज हैं वो सब नून लीग के बस में नहीं है। मतलब नून लीग के पे स्केल से ऊपर की बात है, पीपल्स पार्टी और नून लीग के। तो जो भी मामला होंगे वो कहीं और होंगे। एक तो बात ये हो गई। जहां तक KP हुकूमत के अंदर तब्दीली का ताल्लुक है, देखिए इस मुल्क में बहुत सारी अनहोनी बातें हुई हैं। होने को तो कुछ भी हो सकता है। 25 नशिस्तें 27 नशिस्तें हुआ करती थी तो तमाम 5 ऑपोजिशन की जमातों के पास उनको मजीद 25 मिल गई, 52 हो गई हैं। 35 जो अरकान है वो आजाद हो चुके हैं उस फैसले की रूह से जो आईनी अदालत ने किया है। तो अगर कोई कहते हैं कि मैदान सजाया जाता है खरीदो फरोख्त का और लोगों को दबाव में लाया जाता है, तो बिल्कुल इस बात का इम्कान है। लेकिन हमने ये देखा है कि NP ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, मौलाना ने गालिबन उनकी तरफ से इशारा है कि उस ऐसे किसी अरेंजमेंट में शामिल नहीं होंगे। फिर हमें समझना ही चाहिए कि KP बहुत ही हसास सूबा है। वहां पर TTP जो है आपके मद्दे मुकाबिल है, वहां पर जो है PTM जो है वो उससे नाराजगी चल रही है। PTM जो है वहां पर थोड़ा एक ऑपोजिशन की फोर्स है। आप एक जो मेन स्ट्रीम प्रो पाकिस्तान पोलिटिकल पार्टी है PTI, आप उसको भी चाहते हैं कि जी डिसफ्रेंचाइज कर दें और उसको दीवार से लगा दें बसनूई तरीके से, तो वो सूबे के लिए अच्छा नहीं होगा।
लेकिन हमारे यहाँ नहीं, लेकिन आमिर ज़िया साहब वो गंडापुर साहब के अपने इतने मुखालिफिन पार्टी के अंदर ही है ना, ये भी तो एक इशू है, सारे पार्टी से बाहर तो नहीं है। वो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बात ठीक है, अगर बाहर से ऑर्केस्ट्रेट किया जाएगा उस चीज को, एक होता है मुजम्मिल के अंदर से तब्दीली आए, वो तब्दीली आए, आपने लीडर ऑफ द हाउस चेंज कर दिया, वो बिल्कुल समझ में आता है। लेकिन अगर उसमें आप देखेंगे कि जी उसमें वफाकी हुकूमत भी मिल जाएगी और खुदा न खास्ते पाकिस्तान की भी मदद लेंगे, तो फिर अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। हाँ, अगर ये होता है कि पीटीआई के लोग फैसला करते हैं कि अमीन गंडापुर ने हमें एक्स चाहिए, वाई चाहिए, वो बिल्कुल समझ में आता है, जमहूरी राइट बनता है उनका। लेकिन किसी पार्टी को तकसीम करके, तोड़ के, खरीदो फरोख्त करके, मंडी से जाके दबाव में लाके करना जो होगा ना, वो सुबह क्यों क्या पेचीदा कर देगा। मेरा बस ये अर्ज करना है। ठीक है अतर साहब, आपकी तरफ आता हूँ। एक तो ये केपी असम्बली की जो एक प्रॉबेबल चेंज है, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि उनको लगता है कि वहाँ अपोजिशन पार्टियाँ जो हैं वो कुछ ना कुछ कर सकती हैं हुकूमत के ख़िलाफ़। और दूसरा जो इशू है वो पंजाब असम्बली में जो अरकान हैं उनकी मुअत्तली के हवाले से है। स्पीकर साहब को आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी डिफेंड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इख्तियारात लामहदूद होते हैं, आइन के मुताबिक चलना चाहिए था। और अब ये भी बातें हो रही हैं कि डी नोटिफाई भी हो सकते हैं एहतजाज करने के ऊपर। तो इन दो सूबाई असम्बलियों में जो चल रहा है, इसको किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, एक तो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के अंदर अगर कोई तब्दीली करने की कोशिश की जाएगी तो वो सेनेट के इंतखाबात के बाद जो कुछ भी होगा, अगर कुछ करने की कोशिश की गई, क्योंकि सेनेट के इंतखाबात में देखा जाएगा कि हमें कितनी सीटें मिली, उनको कितनी सीटें मिली, तहरीक इंसाफ के कितने लोग हम तोड़ सके, क्या कोई बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के लोगों को वहां पे ओपनली तोड़ा जा सकेगा। मेरे लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज होगा अगर 5 बंदे भी ये लोग तोड़ लेते हैं। दूसरी बात यह है कि आज ही आपको पता है कि पेशावर हाई कोर्ट में नून लीग भी चली गई है और नून लीग ये कह रही है कि 7 सीटों पे मौलाना की जमात को आपने 10 मखसूस नशिस्तें दे दी हैं, हमें आपने 8 दी हैं, तो अब वहां पे 4 इनके सेनेटर्स बनते हैं अपोजिशन वालों के। अगर ये सारे मिलके वहां से अगर अपनी सीटें निकालें तो क्या ये वो 4 पूरे ले सकेंगे? ये भी एक बड़ा इशू है ना। हुकूमत के पास देने को बहुत कुछ होता है, अगर दूसरी तरफ से कोई टूट सकता है तो जो लोग आए हैं किसी और की सीटों पे, क्या वो नहीं टूट सकते? क्या उनका ज़मीर नहीं जाग सकता? तो ये भी एक देखने वाली चीज है। बाकी जो पंजाब असेंबली के अंदर सूरत हाल है, मेरे ख्याल में इंतहाई अनफॉर्चुनेट है। आज मलिक अहमद खान साहब उन जजेस की मिसालें देते रहे और उन फैसलों की जिनके हवाले से नून लीग वाले जो है एक बड़ा खास मौकिफ रखते हैं कि जनाब वो जज ये भी ठीक नहीं था, उसका ये फैसला भी ठीक नहीं था। आज ये उनके फैसलों का सहारा ले रहे हैं और अपनी इनकी जमात के अंदर जो लोग हैं वो भी इस पे तनकीद कर रहे हैं वफाक में कि ये कैसे हो सकता है कि भाई किसी के सामने एहतजाज हुआ तो वो आपको काबिल कबूल नहीं है। ख्याल कास्त्रो साहब हैं, एक तहरीक इंसाफ के मेंबर, उन्होंने खत भी लिखा है स्पीकर साहब को और बड़ी डिटेल उसमें बताया कि क्या कुछ वहां पे होता रहा, वुज़रा ने आके क्या कुछ किया, कैसे हमारे लोगों पे हमला हुआ। तो ये दोनों तरफ से एक दूसरे पे इल्जामात लगते हैं, लेकिन ये हम पहली दफा देख रहे हैं टू बी ऑनेस्ट के जनाब लोगों को डी सीट कर दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने वजीर आला साहिबा के सामने एहतजाज किया है। इससे आप स्टेट ऑफ जमहूरियत और सारे जो वहां पे हालात हैं उनका अंदाजा लगा। और ये काज़मी साहब, ये पंजाब में ही हम ज्यादा पीटीआई की लीडरशिप के लिए स्पेस कम देख रहे हैं। पख्तूनख्वा में तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, वहां तो सियासत भी हो रही है, लेजिस्लेशन भी हो रही है, सब हो रहा है। बिल्कुल, ऑब्वियसली वहां पे तो देखे ना उनकी अपनी हुकूमत है, उन्होंने माइंस एंड मिनरल्स एक्ट जो है वो भी रोका हुआ है, बहुत सारे दीगर मामले आते हैं। ऑल्दो के उधर भी उनकी जमात के ऊपर कुछ लोग तनकीद करते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, लेकिन जो सूरत पंजाब में है वो ऑब्वियसली अनप्रेसिडेंटेड है। ना जल्द से जुलूस की इजाजत है, मुख्तलिफ लोगों के ऊपर मुकदमात भी होते हैं और फिर पंजाब की हुकूमत जिस तरीके से चलाई जा रही है वो भी सबके सामने है। तो मेरे ख्याल में ऑब्वियसली बिल्कुल आई एग्री विद यू कि यहाँ पे उनको ज्यादा मसाइल हैं पंजाब। सही। आमिर अहसान साहब, ये बिलावल साहब पे आ जाते हैं। वैसे तो जंग के दिनों में और उसके बाद बाहर जो आलमी मीडिया है उस पर जाके बड़ा ब्रिलियंटली उन्होंने पाकिस्तान का केस प्लीड किया, लेकिन जो बात आमिर ज़िया साहब भी कर रहे थे कि ये तो ऑन गोल नहीं हो गया, जो अभी रीसेंट स्टेटमेंट है अल जज़ीरा पर कि वो कह रहे हैं कि अगर कोऑपरेशन हमारे साथ की जाए काउंटर टेररिज्म की तो उसके बाद अगर कुछ पर्सनैलिटीज़ मतलूब भी हैं तो उन पर बातचीत हो सकती है हिंदुस्तान से। देखें, मैंने ना सच्ची बात है इंटरव्यू खुद से नहीं सुना, लेकिन जो सोशल मीडिया पे यही जो आप सुर्खी बता रहे हैं ये देखी, बात हुई, तो उसमें एक बात ये मैंने सुना नहीं, लिखा हुआ देखा कि क्या बिलावल ने ये कहा और साथ उन्होंने कहा कि ये तभी होगा जब इंडिया खुद ये काम हमारे साथ बैठ के करेगा। यानी ये रेसिप्रोकेट होगा कि आप एक इल्ज़ाम लगाते हैं, आप उसमें ताउन नहीं करते। जैसे पहलगाम पे हम कह रहे हैं कि आप हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन में आ जाए ना तो खुल्लम खुल्ला सारी दुनिया आ जाएगी आपके साथ।
मैं इसलिए ना इसको थोड़ा सा मैं ब्रेक लगा रहा हूँ कि इत्तेफाक से मैं टाइम नहीं कर सका कि मैं उसे सुना हुआ हो फिर मैं प्रॉपर कहूँ, लेकिन जो मैंने समझा मैंने आपको कह दिया। अच्छा, और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो शवाहिद भारत कहता है कि उसके पास हैं और गवाहान हैं, जब ये आएंगे और ये पेश किए जाएंगे तो उसके बाद हम इस पर बात कर सकते हैं, लेकिन जेस्चर तो एक तरफ बातचीत का भी दिया जा रहा है ना। तो जिस तरह से हम देखते हैं हिंदुस्तान की तरफ से कोल्ड शोल्डर होता है इन चीज़ों पे, बिकॉज किसी किस्म का एविडेंस तो प्रोड्यूस अब तक नहीं कर पाए। जयशंकर साहब के बयानात भी देख लें, बाकी भी देख लें, तो ये जो एफर्ट है बिलावल साहब की, इसका आपको जवाब आता हुआ दिखाई दे रहा है कोई? देखिए, इंडिया के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात की कि हम ये 4 चीज़ें 1 2 3 4 हैं जिसमें दहशतगर्दी के ऊपर बातचीत भी शामिल है। तो उसमें जब बातचीत का मतलब फिर 2 तरफा होगी ना। आप कहेंगे नहीं जी हमने सिर्फ एक पे बात कर, अगर आप मुदाखरात में आते हैं, ये उस सूरत में बात है ना। पहलगाम के ऊपर तो हमारी 1 वे ऑफर थी ना, पूरी दुनिया ने उसे कबूल किया कि ये बिल्कुल ठीक बात है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर लाएं गैर जानिबदार, और उसको इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जो पाकिस्तान और इंडिया एग्री करें उस पर करा लें। सही पे इंडिया नहीं आ रहा। वो कहता है कि जी ये पैटर्न है पाकिस्तान का, जिसको पूरी डिप्लोमेटिक कोर ने जो दिल्ली में बैठी थी उन्होंने इनकार किया कि वहां सबूत नहीं था हमारे लिए कि हम ये बात मानते हैं, और पूरी दुनिया मान गई। तो ये जब आप किसी चीज पे जाएंगे तो आप ये नहीं कह सकेंगे कि ये नहीं करनी ये करनी है। अगर उनकी तरफ से दहशतगर्दी के इल्जाम हैं तो हमारे भी हैं ना, कि आप पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं दहशतगर्दी, पाकिस्तान तो उसका बहुत पहला निशाना है। तो अब तो दुनिया हमारे साथ खड़ी है। तो ऐसी में ये बात करना कोई ऐसे मुजायके की बात नहीं है कि अगर आप ऑफर कर रहे हैं पूरी दुनिया को कि हम इन 4 इश्यूज पे बात करेंगे जिसमें कश्मीर भी है, तिजारत भी है, दहशतगर्दी भी है, हम इन पे आपके साथ बैठने को तैयार हैं। और वो बिठाएगा कौन? क्योंकि ये तय हुआ है कि एक गैर जानिबदार मुल्क में बैठ के आपको बात करनी होगी, फिर मामला आगे चलेंगे। असल बात है कि इंडिया जो पहले मानता नहीं था कि हमारे कोई राफेल तैयारे गिरे हैं, वो ये नहीं मानते थे, अब वो पायलट्स को जो मारे गए हैं उनको इजाजत देने पे आ गए हैं। बात तो वो सारी हमारी वाली सच्ची होती हुई नजर आ रही है और वो मान रहे हैं। जब ये देखे ना अभिनंदन को, जिसको हमने पकड़ के हवाले किया, उन्होंने तो उसको भी महावीर चक्र दे दिया था बहादुरी के ऊपर। क्या किया जा सकता है? हाँ, एक एक करके कन्फेशंस तो आ रही हैं वहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब, आमिर ज़िया साहब, अतर काज़मी साहब मौजूद थे। शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।